दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का डीआर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं जनरल साइंस के यानी सामान्य विज्ञान के सबसे उत्कृष्ट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। और ये क्वेश्चंस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं आपकी आने वाली सभी एग्जामिनेशंस के लिए। और ये क्लास डेली सुबह 8 बजे होती है। आज है क्लास नंबर 6। इससे पहले हमने 5 क्लासेस ऑलरेडी कंप्लीट कर ली हैं और उनमें भी मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको करवाए हैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट में आपको वो सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, वहाँ से आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन शरीर के किस भाग में होता है? डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन ह्यूमन बॉडी। देखिए जो हमारा शरीर है उसमें अलग अलग जो पार्ट है, खाने का जो अलग अलग भाग है वो अलग अलग जगह पे पचता है यानी डाइजेस्ट होता है। जैसे अगर मैं जनरली बात करूँ यहाँ पे, जैसे हम फूड ले रहे हैं, खाना जब हम खा रहे हैं, ठीक है ना, जब हम खाना खाते हैं तो खाने का जो अलग अलग भाग है, जैसे मान लो आप कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थ खा रहे हो कोई, या प्रोटीन युक्त पदार्थ खा रहे हो, या वसा युक्त जो पदार्थ है वो खा रहे हो, जैसे कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो या फिर प्रोटीन खा रहे हो या फिर फैट यानी वसा खा रहे हो, ठीक है। अब ये जब खाते हो तो इनका जो पाचन है, इन पदार्थों का जो पाचन है हमारे शरीर में अलग अलग भाग में होता है, ठीक है ना। जैसे एक टर्म होती है इंजेशन, ठीक है ना, ये टर्म एनसीईआरटी में दी भी गई है, आप देख भी सकते हैं। इसका मतलब होता है हिंदी में अंतःग्रहण। अब ये टर्म क्या होती है? देखो, अंतःग्रहण वो क्रिया होती है जिसके तहत जब हम खाने का पहला निवाला, ये कह सकते हो, हमारे मुख गुहा के अंदर रखते हैं, ठीक है ना। जब पहला भाग खाने का हमारे मुख गुहा के अंदर, यानी जब बक्कल कैविटी होती है उसके अंदर, यानी मुख के अंदर जब हम एंटर करते हैं ना, यानी जब खाना है वो सबसे पहले हम तोड़ करके और जब मुंह के अंदर रखते हैं तो उस क्रिया को हम बोलते हैं इंजेशन, ठीक है ना। उस क्रिया को क्या बोलते हैं? इंजेशन यानी अंतःग्रहण। अब देखो, जब अंतःग्रहण की क्रिया कंप्लीट हो जाती है उसके बाद हमारे मुख गुहा से लार स्त्रावित होती है। आपको पता होगा ना, हमारी जो लार ग्रंथियाँ हैं हमारे मुख के अंदर, उससे लार स्त्रावित होती है। और लार में क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं? एंजाइम्स। अब ये जो एंजाइम्स है, अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे खाने के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, जो हमारे खाने में जो कार्बोहाइड्रेट शामिल है उसको डाइजेस्ट कर देता है। किसको कर देता है? कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर देता है। अब देखो यहाँ पे आपको समझ में आ गया ना कि कार्बोहाइड्रेट कहाँ पे डाइजेस्ट होती है? हमारे मुख गुहा के अंदर, ठीक है ना। सबसे पहला जो पार्ट है कार्बोहाइड्रेट खाने का, वो कहाँ पे पच जाता है? वो हमारे मुख गुहा के अंदर यानी बक्कल कैविटी के अंदर, मुंह के अंदर पच जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख गुहा। अब अगर मैं बाकी की बात करूं और इस कार्बोहाइड्रेट को पचाने में कौन कौन से एंजाइम शामिल होते हैं उनकी बात करूं तो देखो, अगर सबसे पहले तो मैं कार्बोहाइड्रेट की बात कर लेता हूँ। कार्बोहाइड्रेट कहाँ पे पचता है? हमारे मुख गुहा के अंदर यानी हमारे मुंह के अंदर। और पचाता कौन है? जो लार में एंजाइम शामिल हैं वो। अब कौन कौन से एंजाइम है? देखिए, एक होता है अमाइलेज, ठीक है, और इस अमाइलेज को ही दूसरा नाम दिया है टाइलिन, ठीक है। और ये क्या करता है? ये जनरली जो हमारी कार्बोहाइड्रेट है उसको माल्टोज में बदल देता है, माल्टोज शुगर के अंदर बदल देता है, ठीक है ना। माल्टोज शुगर में कन्वर्ट कर देता है किसको? कार्बोहाइड्रेट को। और देखिए, जब हमारे मुंह के अंदर जो खाना होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी शामिल होती है, प्रोटीन भी शामिल होता है, फैट भी शामिल होता है, क्योंकि जब मुंह के अंदर रख रहे हैं तो भाई सारे शामिल होंगे, लेकिन केवल पचता कौन है? कार्बोहाइड्रेट। बाकी प्रोटीन हमारे आमाशय में जा करके, ठीक है, आमाशय में जाकर के टूटता है। और फैट जो है वो हमारी छोटी आंतों में जाकर के टूटता है, ठीक है ना, छोटी आंत में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर टूटता है। बाकी अगर आप ये बोलो कि खाने का जो फाइनल डाइजेशन है, सारा जो खाना है वो पचता कहाँ पे है, तो वो भी कहाँ पे पचता है? छोटी आंत में। फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड भी छोटी आंत में होता है, ठीक है ना। और इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट भी कहाँ पे होता है? हमारी छोटी आंतों में होता है, ठीक है। और अमाइलेज या टाइलिन जो है वो कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज शुगर में कन्वर्ट कर देती है। और प्रोटीन की बात करूं तो प्रोटीन को जो तोड़ता है आमाशय में, तो वहाँ पे 2 एंजाइम्स होते हैं, एक होता है पेप्सिन और एक होता है रेनिन, ठीक है। पेप्सिन और रेनिन ये 2 एंजाइम होते हैं जो हमारे आमाशय के अंदर प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। उसके तो फैट है, फैट को तोड़ने में बहुत सारे जो एंजाइम्स हैं वो शामिल होते हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करके अच्छे से बता दूंगा, आगे क्वेश्चन भी आने वाला है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्रस का निर्माण कहाँ से होता है? देखिए, वेयर इज बाइल जूस प्रोड्यूस। जो पित्रस है उसका निर्माण हमारे शरीर में कहाँ से होता है? तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये चीज़
यहाँ पे अगर आपको ऑप्शन के थ्रू बताना हो इस क्वेश्चन का आंसर तो आप पिताशय पे टिक करके आ जाओगे और ये बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा। पितरस का निर्माण पिताशय से नहीं होता है। तो कहाँ से होता है भाई? इसका निर्माण होता है लीवर से। जो पितरस है उसका निर्माण लीवर से होता है, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? यकृत, या इसे जिगर भी बोल देते हैं, ठीक है ना, जिगर भी बोल देते हैं। और इससे पितरस का निर्माण होता है, जो पित्त है उसका निर्माण होता है। और ये पितरस जो है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है क्या? हमारे जो वसा है उसको तोड़ने में, वसा को तोड़ने में यानी ब्रेक डाउन करने में काम आता है। और वसा कहाँ पे टूटती है? तो ये छोटी आंत के अंदर, मैंने आपको बताया भी था, छोटी आंत में इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट होता है। और उसको यानी इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट यानी वसा को तोड़ने में सहायक कौन होता है? पितरस होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो आंसर भी इसका क्या हो जाएगा? लीवर। यानी पितरस का निर्माण कहाँ पे होता है? लीवर के अंदर। तो फिर ये पिताशय क्यों दिया गया है यहाँ पे? जो यहाँ पे ये पिताशय दिया गया है, ये क्यों दिया गया है? देखो, पिताशय में पित्त दिख रहा है आपको, यहाँ पे कहीं ना कहीं पित्त दिख रहा है ना। और ये पित्त क्या है? देखो, पितरस जो है जब ज़्यादा मात्रा में स्रावित हो जाता है यकृत से, तो ये जा करके स्टोर कहाँ पे होता है? तो ये होता है पिताशय के अंदर। और पिताशय बिल्कुल जो हमारा लीवर होता है, यकृत, उसके बिल्कुल नीचे नाशपाती के आकार का एक अंग होता है, छोटा सा, ठीक है, नाशपाती के आकार का ही होता है। और वहाँ पे जा करके वो सारा जो पितरस है, जो एक्स्ट्रा सेक्रेट हुआ है, वो पिताशय में जाके स्टोर होता है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। जैसे जल है वो जलाशय में जाके स्टोर होता है ना, ऐसे ही जो पितरस यानी जो पित्त है वो पिताशय में जा करके स्टोर हो जाता है, ठीक है। और बाकी फिर वो पिताशय से ही जुड़ी होती है एक नलिका, जो बाद में हमारे डिओडेनम यानी छोटी आंत का जो सबसे फ्रंट भाग होता है, ठीक है, उसके अंदर वो मिल जाता है। और फिर बाद में जब छोटी आंतें होती हैं उसके अंदर क्या होता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कोशिकांग सिर्फ पौधों के अंदर ही पाया जाता है? सेल ऑर्गेनल फाउंड ओनली इन प्लांट्स। देखिए, पौधों के अंदर ही पाए जाने वाला कोशिकांग इनमें से कौन है? देखो, ये सारे कोशिकांग हैं। कोशिकांग का मतलब क्या है कि कोशिका होती है। और देखो, कोशिका जो प्लांट सेल है वो अलग होती है और एनिमल सेल अलग होती है, आपको पता होगा। जंतु कोशिका अलग होती है और पेड़ पौधों की जो कोशिका है वो अलग होती है, ठीक है ना। इनमें बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। अब ये कह रहा है कि ऐसा इनमें से कौन सा कोशिकांग है जो सिर्फ पौधों में ही पाया जाता है। यानी वैसे तो अगर एनिमल सेल की बात करें यानी जंतु कोशिका की, या फिर पादप कोशिका की बात करें, तो इनमें से बाकी तो जो ऑर्गेनल्स हैं यानी कोशिकांग वो सेम होते हैं इन दोनों में, इसमें भी और इसमें भी। लेकिन इनमें से एक है ऐसा जो केवल प्लांट्स में पाया जाता है। तो देखो, माइटोकॉन्ड्रिया हमारी जो सेल्स हैं उनके अंदर भी होता है, ठीक है। और जो पेड़ पौधे होते हैं उसके अंदर, उसकी सेल के अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जो एनर्जी घर बोलते हैं या जो एनर्जी पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक है। प्लास्टिड जो है, प्लास्टिड, देखो प्लास्टिड के अंदर बहुत सारे अलग अलग जो शामिल होते हैं, जैसे ल्यूकोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट है, जिसमें क्लोरोफिल होता है मेनली, जो फूड को बनाने में सहायक होते हैं, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है ना, क्लोरोफिल आपको पता भी होगा। तो प्लास्टिड हैं, ये हमारे सेल्स के अंदर नहीं पाए जाते, ये केवल पादप कोशिका के अंदर ही पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लास्टिड। बाकी गोल्जिकाई जो है वो भी हमारी सेल्स के अंदर भी और पेड़ पौधों की सेल्स के अंदर भी पाए जाते हैं। और राइबोसोम्स हैं वो भी पेड़ पौधों की सेल के अंदर भी और हमारे सेल के अंदर भी पाए जाते हैं। राइबोसोम्स का मुख्य काम होता है जो प्रोटीन है उनका निर्माण करना, और गोल्जिकाई होते हैं ये निरीक्षक करते हैं सेल का, यानी इनको क्या बोलते हैं? ट्रैफिक इंचार्ज भी बोलते हैं गोल्जिकाई जो होती हैं, ठीक है ना। ये सेल्स के अंदर कुछ भी गड़बड़ हो तो सबसे पहले एक्टिवेट हो जाते हैं गोल्जिकाइज, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया मैंने आपको बता ही दिया कि ये पावर हाउस ऑफ द सेल होती हैं, यानी जो सेल है उसके अंदर एनर्जी प्रदान करने का काम होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है। और बाकी बात करूं तो न्यूक्लियस के अलावा जो डीएनए है, न्यूक्लियस के अलावा डीएनए है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी पाया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन किस रूप में सबसे ज़्यादा ग्रहण करते हैं? यहाँ पे नाइट्रोजन की सारी फॉर्म्स दे रखी हैं, तो आपको बताना है कि नाइट्रोजन की कौन सी फॉर्म होती है जो सबसे ज़्यादा, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन फ्रॉम द सोइल, मिट्टी से सबसे ज़्यादा जो नाइट्रोजन है वो प्राप्त करते हैं किस फॉर्म में? तो वो करते हैं नाइट्रेट की फॉर्म में, ये होता है NO3, ठीक है। ये याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाइट्रेट की फॉर्म में सबसे ज़्यादा जो नाइट्रोजन है
वो ग्रहण करते हैं मिट्टी से, जो प्लांट्स हैं, पौधे हैं वो, ठीक है। उसके बाद है किसे दूध की शर्करा कहा जाता है, मिल्क शुगर इज कॉल्ड। इनमें से कौन सी ऐसी शर्करा है, ऐसी शुगर है जिसे दूध की शर्करा बोली जाती है, तो ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा लैक्टोज। लैक्टोज शुगर को मिल्क शुगर भी कहा जाता है, दूध की शर्करा, ठीक है। और लैक्टिक एसिड आपने सुना होगा, लैक्टिक एसिड खट्टे दूध के अंदर होता है लैक्टिक एसिड, और दूध को दही में कन्वर्ट करता है लैक्टोबैसिलिस, ये जो जीवाणु होता है, ठीक है, और ये कन्वर्ट करता है लैक्टोबैसिलिस। जहाँ पे भी आपको लैक्टो या लैक्टिक वर्ड सुन जाए तो इसका मतलब क्या है कि आपको मिल्क से ही रिलेटेड वो मिलेगा। उसके बाद बाकी की बात करें तो सुक्रोज जो है, जो हम घर में चीनी यूज करते हैं ना, चीनी जो घर में जनरली यूज करते हैं, जो गन्ने से हमें मिलती है, ठीक है ना, इसको शुगर केन भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि शुगर केन यानी गन्ने से प्राप्त होती है तो इसे केन शुगर बोलते हैं, सॉरी केन शुगर, ठीक है। शुगर केन हो क्या होता है, गन्ना, इसे बोलते हैं केन शुगर, ठीक है। और फ्रक्टोज है, ये शुगर होती है जो फलों के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, फलों में, फ्लो के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सी शर्करा होती है, तो आप क्या बताओगे, फ्रक्टोज। और ग्लक्टोज है, ये जनरली अंगूरों के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाती है, अंगूर जो होते हैं ना, अंगूरों में सबसे ज़्यादा जो शर्करा पाई जाती है वो होती है ग्लैक्टोज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है दंत चिकित्सक यानी जो डेंटिस्ट होता है वो किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग करता है। देखो दर्पण और लेंस में आप कंफ्यूज होंगे, तो दर्पण बोलते हैं मिरर को, ठीक है, मिरर जिसे हम जनरली शीशा भी बोल देते हैं, ठीक है। और लेंस होता है वो अलग है, डिफरेंट थिंग। तो दर्पण और दर्पण की बात हो रही है यहाँ पे, तो दर्पण कौन सा यूज करता है जो डेंटिस्ट होता है वो, तो यहाँ पे अवतल दर्पण जो है वो यूज करता है। जो देखो आपने एक चीज़ देखी होगी, जब आप डेंटिस्ट के पास जाते हो तो आपके जो तालू होता है, अपने मुंह के अंदर तालू होता है, उसके अंदर जो अगर दांत हैं उनको देखने के लिए सबसे ज़्यादा तो दर्पण का प्रयोग करता है, तो वो कौन सा करता है, अवतल दर्पण का, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर, यहाँ पे मैंने इंग्लिश में नहीं लिखा, कॉनकेव मिरर बोलते हैं, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर जो होता है वो यूज़ करता है डेंटिस्ट। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि जो अवतल दर्पण है वो कहाँ पे और कहाँ पे यूज होता है, देखो जो मोटर गाड़ी होती है ना, जो मोटर गाड़ी होती है उनकी जो हेडलाइट होती है, हेडलाइट जो होती है उसको भी बनाने में सहायक होता है अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण की बात करूँ यानी जो कॉन्वेक्स लेंस मिरर जो होता है वो, तो कॉन्वेक्स मिरर जो है ये जनरली जो गाड़ियाँ होती हैं उनमें आपको देखा होगा एक छोटा सा जो मिरर लगा होता है साइड में, और वो पीछे का जो एरिया है, पीछे का जो एरिया है वो हमें पूरा शो कर देता है। जो देखो पीछे से कौन कौन सी गाड़ियाँ आ रही हैं वो हमें दिखाने में हेल्प करता है कौन, कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। तो अवतल दर्पण जो है वो डेंटिस्ट यूज करते हैं, और जनरली जो हेडलाइट्स होती हैं गाड़ी की वो भी अवतल दर्पण से बनी होती हैं। और उत्तल दर्पण जो है वो गाड़ी के जो शीशा होता है, साइड लाइट मतलब साइड का जो मिरर होता है उसमें यूज किया जाता है उत्तल दर्पण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोफोन किस ऊर्जा को परिवर्तित करता है, ठीक है। एनर्जी कन्वर्जन टेक प्लेस इन माइक्रोफोन। देखो माइक्रोफोन जैसे अभी मैं आवाज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी, ठीक है, जो आपको आवाज़ सुनाई दे रहा है, मेरी जो आवाज़ है यानी मेरा जो साउंड है जो मेरे मुख से निकल रहा है वो साउंड किस में चेंज हो रहा है, तो वो देखो ध्वनि के अंदर, जो ध्वनि है वो विद्युत ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट हो रही है। यहाँ से माइक्रोफोन जो है वो एक तरीके से इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर वो कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसका आंसर। जो माइक्रोफोन है वो ध्वनि ऊर्जा को यानी साउंड को इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है उसके अंदर कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। अब देखो जो विद्युत ऊर्जा है उसको ध्वनि ऊर्जा में कौन बदलता है। अब देखो जब मेरी जो वॉइस है वो कन्वर्ट हो गई, यहाँ से जब मैंने साउंड यहाँ से मैंने दिया और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो गई और फिर स्टोर हो गई है, ठीक है, वायर के थ्रू। लेकिन अभी आप अपने फ़ोन के अंदर, जब आपका फ़ोन है उसके अंदर ये मेरी जो आवाज़ है वो सुन पा रहे हैं, तो वो कैसे सुन पा रहे हैं, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो स्पीकर के थ्रू, जो स्पीकर्स लगे हुए हैं आपके फ़ोन में, तो उसके थ्रू ये ध्वनि ऊर्जा के अंदर बदल गया, चेंज हो गए। तो देखो जब वायर के थ्रू आप जैसे ईयरफोन्स लगा रखे हैं आपने, तो वायर के थ्रू जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो चेंज हो गई ध्वनि के, मतलब ध्वनि एनर्जी के अंदर, ध्वनि ऊर्जा के अंदर। तो ये किसने किया, स्पीकर्स ने। तो स्पीकर का काम क्या होता है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यानी साउंड एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और विद्युत ऊर्जा की बात करें जो यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट होती है, तो ये काम किसका होता है,
देखो आपके घर में जो मोटर लगी होती है ना, पानी की मोटर, वो क्या काम करती है भाई, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को यानी यांत्रिक ऊर्जा के अंदर काम करती है, वो पानी को खींचने का काम करती है। तो ये मैकेनिकल वर्क हो गया ना। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज इनटू मैकेनिकल एनर्जी किसका काम होता है, जो मोटर लगी होती है घर में, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर जिसे बोलते हैं। या देखो पंखे की जो मोटर है वो भी क्या काम कर रही है भाई, इलेक्ट्रिक एनर्जी चेंज कर रही है मैकेनिकल एनर्जी के अंदर, ठीक है, हमें हवा प्रदान कर रहा है पंखा, तो वो भी क्या है, वो एक तरीके से क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज इनटू मैकेनिकल एनर्जी, वही मोटर है। बाकी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदल रहा है, ये होता है डायनामो। जो जनरेटर नहीं होता, जनरेटर हम जनरली यूज करते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, हम देखो हमने उसके अंदर ऑयल डाल दिया, तो वो जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा का काम करके हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रदान कर रहा है, तो इलेक्ट्रिकल का काम कर रहे हैं, यानी विद्युत ऊर्जा का काम कर रहे हैं। तो डायनामो का काम क्या होता है, वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर चेंज कर देता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स थे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं। उसके बाद है, इनमें से कौन सा एंजाइम लार में मौजूद होता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम फाउंड इन सलाइवा। देखिए इनमें से कौन सा एंजाइम है जो सलाइवा के अंदर, जो हमारी लार होती है उसके अंदर शामिल होता है। ये मैंने आपको बता भी दिया वैसे। देखिए जो लार है उसके अंदर एंजाइम शामिल होता है टाइलिन। टाइलिन को ही एक नाम और दिया जाता है, वो क्या है, अमाइलेज, ठीक है ना, सेम है दोनों। अमाइलेज इज ऑल्सो नोन एज टाइलिन, ठीक है। और ये जो टाइलिन है ये क्या कर देता है, हमारे खाने के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है उसको पचा देता है। कार्बोहाइड्रेट को पचाने में कौन सा एक होता है, टाइलिन या अमाइलेज। बाकी के ऑप्शंस की बात करें यहाँ पे, तो देखिए जो अमाइलेज है वो तो मैंने आपको बता ही दिया, अमाइलेज और टाइलिन सेम है। बाकी लाइपेज लिपिड्स को चेंज करता है। लिपिड्स क्या होती हैं, जो वसा है, वसा को तोड़ने में सहायक होता है लाइपेज। ट्रिप्सिन की बात करें तो ये चेंज करता है किसको, प्रोटीन को तोड़ता है। और रेनिन की बात करें तो रेनिन भी हमारे अमाशय के अंदर, जो दूध की एक तरीके से दूध का एंजाइम या दूध की प्रोटीन बोली जाती है यहाँ पे, तो रेनिन भी दूध को कैल्शियम पैराकैसिनेट में चेंज कर देता है। कैल्शियम पैराकैसिनेट, ठीक है। कैल्शियम पैराकैसिनेट जो दूध के अंदर जो एक तरीके से प्रोटीन शामिल होती है उसको रेनिन नामक एंजाइम कैल्शियम पैराकैसिनेट के अंदर बदल देता है, यानी एक तरीके से ब्रेक डाउन कर देता है, तोड़ देता है। ये जो कैल्शियम पैराकैसिनेट है ये दूध की जो प्रोटीन है वो उसका टूटा हुआ रूप है ये, ठीक है ना। तो रेनिन एंजाइम कहाँ से निकलता है, ये हमारे अमाशय में निकलता है। और ये ट्रिप्सिन कहाँ से निकलता है, तो अमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन, ये तीन एंजाइम जो हैं ये हमारे अग्नाशय रस से स्रावित होते हैं, अग्नाशय रस में होते हैं। और अग्नाशय रस कहाँ से निकलता है, अग्नाशय से। और अग्नाशय यानी जिसे पैनक्रियाज बोलते हैं, और ये हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि और पहली सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि होती है, ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना। तो ये सारे यहाँ पे ऑप्शंस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, शरीर के किस हिस्से में भोजन अवशोषित होता है। देखिए जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर 5 स्टेजेस होती हैं। कौन कौन सी, वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। 5 स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहला होता है इंजेशन, ठीक है, ये मैंने आपको बताया भी था, जिसे बोलते हैं अंतःग्रहण, ठीक है। उसके बाद होता है क्या, डाइजेशन, हमारे मुख गुहा के अंदर शुरू हो जाता है, क्योंकि जैसे ही अंतःग्रहण करते हैं खाना हमारे मुख गुहा के अंदर रखते हैं, उसके बाद डाइजेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है, तो ये होता है पाचन। उसके बाद होता है एब्जॉर्प्शन, जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, यानी अवशोषण। उसके बाद होता है असिमिलेशन, जिसे बोलते हैं स्वांगीकरण, ठीक है। और फिर होता है डिफिकेशन, या जिसे बोलते हैं मल परित्याग। अब ये सारे स्टेप क्या होते हैं मैं आपको नंबर वाइज बता देता हूं। देखिए सबसे पहले है इंजेशन। इंजेशन की वो क्रिया होती है जिसमें मैंने आपको बता दिया, खाने का जो सबसे पहला भाग है जो हमारे मुख गुहा के अंदर रखते हैं वो होता है इंजेशन। उसके बाद खाना पचना शुरू हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट हमारे मुख गुहा के अंदर शुरू हो जाता है पचना, तो दैट इज कॉल्ड डाइजेशन, यानी पाचन। उसके बाद जब खाना पचना शुरू हो जाता है तो हमारे छोटी आंतों के अंदर, देखो छोटी आंतों के अंदर खाना जब अब्जॉर्ब होता है, अवशोषित होता है, ठीक है ना, तो वो क्रिया होती है अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन, और ये कहाँ पे होती है, हमारी छोटी आंत में। उसके बाद असिमिलेशन होता है। असिमिलेशन क्या होता है, देखिए जब हमने खाना खाया और हमारे ब्लड के अंदर वो एब्जॉर्ब हो गया छोटी आंत में, तो उसके बाद जो हमें एनर्जी मिलती है, जो हमें एनर्जी प्राप्त हो रही है, ऊर्जा मिल रही है, ठीक है, तो जो ऊर्जा मिलती है उसे बोलते हैं हम असिमिलेशन।
और डिफिकेशन वो होता है जब हमारा अनडाइजेस्टिव फूड है, जो अपचा हुआ खाना है, जो हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है मल के रूप में, तो वो क्रिया क्या होती है? डिफिकेशन। समझ में आया? तो शरीर के किस हिस्से में भोजन अवशोषित होता है? तो वो होता है छोटी आंतों के अंदर। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उसके बाद है किसके अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है? पोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, देखिए यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है 4, फलों के अध्ययन को, कवकों के अध्ययन को, बीजों के अध्ययन को या पौधों के अध्ययन को। तो देखिए जो पोमोलॉजी होता है वो होता है स्टडी ऑफ फ्रूट्स, यानी फलों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? पोमोलॉजी। बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। तो यहाँ पे कवकों के अध्ययन को क्या बोला जाता है? माइकोलॉजी। माइकोलॉजी जो फंगस होता है, जो कवक होता है, उसके अध्ययन को क्या बोला जाता है? माइकोलॉजी। बाकी बीजों के अध्ययन को यानी स्टडी ऑफ सीड्स क्या बोला जाता है? स्पर्मोलॉजी। स्पर्मोलॉजी होता है बीजों के अध्ययन को। उसके बाद है पौधों के अध्ययन को यानी स्टडी ऑफ प्लांट्स, और स्टडी ऑफ प्लांट्स आपको पता ही होगा, ये हम किस में पढ़ते हैं? बॉटनी के अंदर। ठीक है, तो पौधों के अध्ययन को यानी स्टडी ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वो पढ़ते हैं बॉटनी के अंदर, बायोलॉजी की एक शाखा है। ठीक है, यानी जीव विज्ञान की। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस थे आज के लिए, और मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।